औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with एडी। ओके, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में कंपैरिजन। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं बेसिकली, उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने स्टडी किया कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से थे जी, कि उनमें डोमेन्स कुछ इस तरीके से अरेंज होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के फील्ड्स को कैंसल आउट कर देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर भी ये जो स्पिन्स हैं ये अपोजिट अरेंज होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। लाइक अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे आपको नजर आ रहा है राइट वर्ड है, तो जो स्पिन्स हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की वो लेफ्ट वर्ड पे जो है वो अरेंज होती है। इस तरीके से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई नहीं करते तो वो भी रैंडमली अरेंज होते हैं, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनकी डायरेक्शन, उनकी जो स्पिन की, उनकी जो डोमेन्स की डायरेक्शंस है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, डोमेन्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के पैरेलल होती है। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो अब उन रीजन को हम बोलते हैं बेसिकली डोमेन्स, ठीक है। तो अब वो डोमेन इस तरीके से रेंज होती है कि पहले भी उसको सपोर्ट कर रही होती है, उसके पैरेलल रेंज होती है, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारी की सारी डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रेंज होती हैं, और वो डोमेन एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करती हैं, और जो मटेरियल है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पे जो है वो एक्ट करता है। और ये जो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो इट इज वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो they are weakly attracted by the magnet, and ferromagnetic materials are strongly attracted by the मैग्नेट। ओके, तो ये बेसिकली जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। अब इसकी जो है वो हम डिफाइन की तरफ चलते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज दैट मटेरियल विच एग्जिबिट अ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो कि परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट का जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करता है, और इसकी मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने बताया था कि आप मैग्नेटिक फील्ड जब लगाते हैं तो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चूंकि फुली जो है वो अरेंज होता है विद द मैग्नेटिक फील्ड, सो इसकी मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की तरफ चलें तो इसकी एग्जांपल में आयरन आता है, कोबाल्ट, निकल। आपको पता है लोहा जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, सिंपल सी बात है। तो आयरन एक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलें तो द एटम्स ऑफ फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैव परमानेंट डाइपोल्स मोमेंट्स प्रेजेंट इन डोमेन्स। तो जो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट्स परमानेंट होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, एटॉमिक डाइपोल, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जो एटॉमिक डोमेन्स होती हैं, जो एटॉमिक डाइपोल बनते हैं, वो इस तरीके से खुद को अरेंज करते हैं कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज लार्ज। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, वही बात। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज वेरी लार्ज। इस बात का मतलब ये है कि मटेरियल बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कि वो जो है वो खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करता है। और ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये लीनियरली जो है वेरी करती है विद द मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो मैग्नेटाइजेशन भी कम होगी। लिहाजा सेचुरेशन जो है, यानी जो फुली मैग्नेटाइज होना किसी मटेरियल को सेचुरेशन बोलते हैं, वो मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम चले तो द मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी इज वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव। वही बात आ गई कि इसकी मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी यानी खुद को मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अरेंज करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है।
मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी का फॉर्मूला देख लें जी, मैग्नेटाइजेशन ओवर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि आपने मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया और मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, इनके रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ वो बता भी रहा है कि एम क्या है जी, इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, यानी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो सैचुरेशन मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करता है और लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से, चूंकि ये खुद को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अरेंज करते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो फिर ये क्या करते हैं, ये उसके पोल्स को स्टिक करते हैं, यानी अगर मैग्नेट पड़ा है, ठीक है, तो फिर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो उससे उनसे चिपकने की कोशिश करते हैं। अब क्यूरी टेम्परेचर की बात करते हैं जी, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा। अगर आप फेरो मैग्नेटिक मटेरियल एक दफ़ा फुल अरेंज हो गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, लेकिन अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक टाइम आएगा, एक ख़ास टेम्परेचर के बाद जो डोमेन जिन्होंने खुद को अरेंज किया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो रैंडमली अरेंज हो जाएंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ठीक है, यानी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा मटेरियल ना, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये ट्रांजिशन होती है, जिस टेम्परेचर पे मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, उसको टीसी से शो करते हैं। लास्ट पे इसके हम यूज देखते हैं जी, तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, लाइक ये इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर, जनरेटर के अंदर, ट्रांसफार्मर्स के अंदर, टेलीफोन्स, लाउड स्पीकर और मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के अंदर जो है वो यूज़ होता है। सारी बात है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय द मैग्नेट, तो लिहाजा ये उन तमाम एप्लीकेशन में यूज़ होंगे जहाँ पे आप मैग्नेट को यूज़ करते हैं। लाइक इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी तो यही फिनोमिना है। ठीक है, ओके, अब अगर हम इसकी कर्व ड्रा करें, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्स एक्सिस पे रखें और मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो हम वाई एक्सिस पे लें, वाई एक्सिस पे रखें, और अगर हम जो है एक कर्व इसका ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ कुछ इस किस्म का मिलता है जैसे मैंने यहाँ दिखाया है। इस ग्राफ को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, और यहाँ पे एक और टर्म है हिस्टेरिसिस, वो भी देख लेते हैं। The property of ferromagnetic materials retaining magnetization after external magnetic field is removed. This is called hysteresis. Like अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हैं तो फिर भी ये जो डोमेन्स हैं ये रैंडमली अरेंज नहीं होती। हालांकि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में ऐसा होता है कि आप जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो उनकी जो डोमेन्स है वो रैंडमली अरेंज हो जाती है दोबारा से, और मटेरियल इतना मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रहता। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ऐसा नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हैं तो भी मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज ही रहता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस, और जो कर्व आती है उसे हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। राइट, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। सबसे पहले हमने जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की डिफाइन पढ़ी, उसकी एग्जांपल पढ़ी, प्रॉपर्टीज, और एंड पे उसके हमने यूज पढ़े। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।